नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में लगातार 9वें दिन कोविड से रोजाना ठीक होने वालों की संख्या की तुलना में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या कम रही। संक्रमण से ठीक होने की दर 87.76% पर पहुंची। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,57,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 23,680 वायल्स उपलब्ध कराई। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने कोविड मरीजों में एंटीबॉडी का सटीक अनुमान लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट एलिसा विकसित किया। सरकार ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन में वृद्धि के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खतरनाक माल की ढुलाई के लिए प्रशिक्षित चालकों का पूल बनाने को कहा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस तमिलनाडु के जोलारपेट्टई से 120 टन चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर बेंगलुरु पहुंची। ट्रेन में चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं। ओडिशा सरकार ने चक्रवात यास को देखते हुए सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। चालू रबी सीजन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक गेहूं खरीदा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और हॉकी इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का एटिन्ने ब्लीच अवार्ड। दोपहर समाचार में चंद्रशेखर शर्मा के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में लगातार 9वें दिन दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या की तुलना में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या महत्वपूर्ण रूप से कम हो रही है। ठीक होने की दर 87.76% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 30 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 2,57,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी दौरान 4,000 से अधिक मरीजों की मौत भी हुई। वर्तमान में 29 लाख से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक 32 करोड़ 64 लाख कोविड जांच की गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 21 लाख जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अब भी कोरोना के 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 19 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें बर्बाद हुई वैक्सीन की संख्या भी शामिल है। अगले 3 दिन में राज्यों को 2,67,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है और वैक्सीन की सीधी खरीद के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मदद दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टरों और अधिकारियों से कल वर्चुअल बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि रोगी को घर पर ही उपचार सुलभ कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम होगा। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर, प्रयोगशालाओं और ई-मार्केटिंग कंपनियों को साथ लाने की काशी कवच सुविधा एक नूतन पहल है। ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई-मार्केटिंग कंपनियों को
एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गांव में कोविड प्रबंधन में आशा और एएनएम बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्लैक फंगस की चुनौती से सतर्क करते हुए कहा कि सभी एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों से जुड़े रहने और उन्हें आवश्यक मदद मुहैया कराने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस को फैलने से रोकने के उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को भी कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज 23,600 अतिरिक्त एम्फोटेरिसिन बी की वायल्स भेजी गई हैं। श्री गौड़ा ने ट्वीट में कहा कि ये आवंटन रोगियों की संख्या को देखकर किया गया है। देश भर में लगभग 8,848 मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि ब्लैक फंगस के कारणों की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अस्पतालों को सलाह दी गई है कि ह्यूमिडिफायर्स में शुद्ध जल इस्तेमाल करें। समिति के अनुसार नल के जल का इस्तेमाल करने के कारण कोरोना रोगियों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि सघन चिकित्सा कक्ष में प्रयुक्त उपकरणों में फंगस विकसित होने के मामले मिले हैं, इसलिए हर नए रोगी के लिए इन उपकरणों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना मरीजों को घर में न रखकर स्वास्थ्य केंद्रों में ही रखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में ब्लैक फंगस बीमारी को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। श्री मोदी को लिखे पत्र में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने के कारण इसके इलाज से जुड़ी दवाओं के पर्याप्त उत्पादन और सुनिश्चित आपूर्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक देश में पूरी वयस्क आबादी को कोविड टीका लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में वायरस के म्यूटेशन और बच्चों के खतरे के अनुमानों के आधार पर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि देश में अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। We are in the very active process of helping various manufacturers of the vaccines, the new vaccines, to ramp up their production, to help them financially also in the development of their capacities. Between 16th of January and 31st of July, the country would have got 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. बेंगलुरु के स्टार्टअप पैथ शोध हेल्थ केयर ने अनोखी एलिसा जांच तकनीक ईजाद की है। इससे कोरोना जांच के नमूने में वायरस की एंटीबॉडी का सटीक आकलन किया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित इस स्टार्टअप द्वारा विकसित ये तकनीक अपनी तरह की पहली तकनीक है। इसमें यह पता लगाना आसान होगा कि व्यक्ति में वायरस की एंटीबॉडी किस अनुपात में मौजूद है।
पैथशोध ने इस तकनीक के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इस तकनीक का समर्थन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि तरल ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वे ऐसे चालकों का पूल तैयार करें जो संवेदनशील सामग्री वाले वाहनों को अधिक सावधानी पूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित हों। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें खतरनाक रसायनों और तरल ऑक्सीजन ले जाने के लिए ड्राइवरों को शीघ्रता से प्रशिक्षित करें। मंत्रालय के अनुसार भारी मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को भी जोखिमकारी रसायनों की आवाजाही के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्यों से कहा गया कि वे ऐसे स्थानीय ड्राइवरों को प्रशिक्षण के लिए नामित करें जिनके पास भारी मोटर वाहन या खतरनाक रसायन की आवाजाही का लाइसेंस हो। यह सलाह भी दी गई है कि तरल ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवरों को कोरोना की वैक्सीन तुरंत दी जानी चाहिए और उन्हें संक्रमित पाए जाने पर अस्पतालों में भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि तरल ऑक्सीजन वाले ट्रक चलाने की अनुमति केवल ऐसे ड्राइवरों को दी जानी चाहिए जो खतरनाक सामग्री को लाने ले जाने के लिए प्रशिक्षित हों। इसलिए प्रशिक्षित चालकों का एक बड़ा पूल बनाने की जरूरत है ताकि 24 घंटे काम जारी रह सके। 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर कल बेंगलुरु पहुंची। इस एक्सप्रेस ट्रेन को तमिलनाडु के जोलारपेट्टई जंक्शन से बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड तक महिला चालक दल द्वारा संचालित किया गया। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के चालक दल में दोनों ही महिलाएं थीं। ये रेलगाड़ी झारखंड के टाटानगर से गुरुवार को 6 कंटेनरों में ऑक्सीजन भरकर कल सुबह 9:20 पर बेंगलुरु पहुंची। 8वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुरुवार रात गुजरात के जामनगर के पास कनालुस से 9 क्रायोजेनिक कंटेनरों में 109.2 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर आज तड़के 3:15 बजे बेंगलुरु पहुंची। देश भर में राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए भारतीय रेलवे अब तक 208 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए 814 टैंकरों में लगभग 13,319 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकी है। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 7 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण फिर शुरू कर दिया। टीकाकरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने दिल्ली में टीकों की कमी की रिपोर्ट के बीच वैक्सीन कोटा बढ़ाने को भी कहा है। मध्य प्रदेश में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के 17 जिलों में संक्रमण दर 5% से भी कम रह गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कल राज्य में 4,384 नए मरीज मिले, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 9,405 रही। मौजूदा स्थिति में प्रदेश में 67,625 सक्रिय मरीज हैं। इनमें करीब 65% होम आइसोलेशन में हैं। पिछले महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के ऊपर पहुंच गई थी, जिसमें अब तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं राज्य के 27 जिलों में कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है और कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रयासों से अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इन महिलाओं को टीकाकरण केंद्रों में स्थापित हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया है, जहां ये लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीयन कराने से लेकर अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर कोटवार, ग्राम पटेल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों के साथ ही
अन्य स्थानीय लोगों को मिलाकर टीमें बनाई गई हैं। ये टीम ग्रामीणों के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। राज्य के सरगुजा संभाग में सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के गांवों के साथ ही मैनपाट इलाके में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों ने टीकाकरण को लेकर जागरूकता की मिसाल पेश की है। ओडगी ब्लॉक के भुंडा और बैजनपारा सहित पहाड़ों पर बसे अनेक गांवों के लोग करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर टीकाकरण केंद्र पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगवाई। वहीं छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में रह रहे सभी तिब्बती शरणार्थियों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण रोगियों की संख्या बढ़ गई है। अन्य चिकित्सीय उपचार के साथ ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन लोगों के लिए नवी मुंबई के खारघर में गुरुद्वारा साहिब की ओर से कोविड रोगियों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। नवी मुंबई के खारघर में गुरुद्वारा साहब द्वारा कोविड-19 मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस वर्ष 22 अप्रैल से उन्होंने इस ऑक्सीजन लंगर सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के तहत छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर और जंबो सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके लिए जो डिपॉजिट जमा कर सकते हैं उनसे डिपॉजिट की रकम ली जाती है और जो डिपॉजिट नहीं दे सकते उन्हें मुफ्त ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सेवा से अब तक करीब 300 मरीजों को राहत मिली है। गुरुद्वारा साहब के कश्मीर सिंह जी ने बताया कि नवी मुंबई के अलावा मुंबई, सातारा और सांगली के कोविड-19 मरीजों को भी इस ऑक्सीजन सेवा का लाभ मिला है। लंगर की तो हम करते थे, ये ऑक्सीजन की हमने जो दुनिया को देखा, न्यूज सुना, 20 तारीख से बाद से लेके अभी तक हम ऑक्सीजन बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर की सेवा कर रहे हैं। कम से कम भी हमने 300 सिलेंडर छोटे वाले की लोगों की मदद किया है और इसके ऊपर बड़े वाले सिलेंडरों की मदद किया है। प्रोसीजर जो है, पहले उसकी कोरोना रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आधार कार्ड लेते हैं, उसका डिपॉजिट 7,000 रुपये लेके फिर उसको सिलेंडर देते हैं। इस ऑक्सीजन लंगर के माध्यम से गुरुद्वारा साहब ने जन सेवा का एक नया मानक स्थापित किया है। स्वप्ना हरड़कर के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी वासवरेड्डी के साथ विशेष साक्षात्कार प्रस्तुत करेगा। डॉक्टर वासवरेड्डी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुर्खियों में कोरोना महामारी के दौरान योग की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ये साक्षात्कार एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में लगातार 9वें दिन कोविड से रोजाना ठीक होने वालों की संख्या की तुलना में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या कम रही। संक्रमण से ठीक होने की दर 87.76% पर पहुंची। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,57,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 23,680 वायल्स उपलब्ध कराई। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने कोविड मरीजों में एंटीबॉडी का सटीक अनुमान लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट एलिजा विकसित किया। सरकार ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन में वृद्धि के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खतरनाक माल की ढुलाई के लिए प्रशिक्षित चालकों का पूल बनाने को कहा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस तमिलनाडु के जोलारपेट्टी से 120 टन चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर बेंगलुरु पहुंची। ट्रेन में चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं। ओडिशा सरकार ने चक्रवात यास को देखते हुए सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। चालू रबी सीजन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक गेहूं खरीदा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हॉकी इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का एटिन्ने गिलिच अवार्ड। 12वीं कक्षा की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर कल उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई ने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा संस्थानों ने भी पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के परामर्श से लिया जाए। श्री निशंक ने हाल ही में इस संबंध में राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की थी। कोविड महामारी से लड़ने के लिए समाज एकजुट हो गया है। लोग हर तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 99 वर्षीय लांस नायक केशवलाल वर्मा ने कोविड की रोकथाम के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं। एक रिपोर्ट। लांस नायक केशवलाल वर्मा 13 नवंबर 1940 को रॉयल इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर साउथ ईस्ट एशिया कमांड में सेवा दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में लांस नायक केशवलाल वर्मा ने 1 लाख रुपए का चेक आर्मी के जलंधर के स्टेशन कमांडर को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए सौंपा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा, उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। ये नामराद बीमारी कोरोना लोगों की जिंदगी खत्म कर रही है और मैं फौजी हूँ। मेरा मन हमेशा लोगों की सेवा पढ़ाई के लिए, देश सेवा के लिए। अब भी मैं चाहता हूँ कि अपनी पेंशन से मेरे भाई जो इस नामराद बीमारी में मुब्तला हैं उनकी सेवा हो सके तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। लांस नायक केशवलाल ने कहा कि लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से दीक्षा सक्सेना। कोविड संकट से जूझ रहे देशवासियों को प्रख्यात व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय ने संदेश देते हुए कहा है कि हमें कोविड से डरना नहीं, लड़ना है। निश्चित ही ये हम सब के लिए पूरी मानवीय सभ्यता, जीवन मूल्यों, मानव जीवन के लिए कठिन समय है। पिछले 1.25 वर्ष से कोरोना जैसे हमारी परीक्षा ले रहा है। जब आपदा आती है तो लोगों के असली रंग दिखने लगते हैं। एकजुटता एक बहुत बड़ी थीम है और कोरोना महामारी हमें सिखा रही है कि इंसानों में नफरत करने से ज्यादा पसंद करने की वजह मिल रही है। निश्चित ही एक भय हम जी रहे हैं, पर मेरा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोरोना नहीं है, ये भय है। डर दवा नहीं है, रोग है। हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यही विपत्ति नहीं, हर विपत्ति में। मुझे तुलसीदास का एक दोहा याद आता है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास की आशंका को देखते हुए सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, बिजली और जलापूर्ति सहित सभी संबंधित विभागों को चक्रवात संबंधी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तूफान के जमीन से टकराने की सटीक स्थिति की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीम तैनात की जाएंगी। राज्य में 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नौसेना और तटरक्षक बल से भी तैयार रहने को कहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा ने कहा कि प्रशासन चक्रवात यास के किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यह तूफान 26 मई की सुबह तक चक्रवात यास ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट को पार कर लेगा। विभाग ने अभी तूफान के रास्ते, गति और जमीन से टकराने की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया। मौजूदा रबी विपणन सीजन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 382 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 324 लाख टन गेहूं खरीदी गई थी। गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से चल रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से सतत जीवन अपनाने और युवा पीढ़ी को जैव विविधता का महत्व सिखाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कहा कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई है, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस साल का नारा है, समाधान हम सबकी जिम्मेदारी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत की संस्कृति न केवल प्रकृति के संरक्षण की है, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने की भी है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत पृथ्वी के केवल 2.4% क्षेत्र के बावजूद विश्व की लगभग 8% जैव विविधता की मेजबानी करता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के सूत्रधार थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाई। एक रिपोर्ट। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और वे ब्रह्मो सभा के संस्थापकों में से थे। बाद में इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़ा आंदोलन था। राम मोहन राय ने उपनिषदों के अनुसार भारत में वेदांत दर्शन परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने वैदिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया और कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी के सह संस्थापक भी रहे। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी। कई इतिहासकार राजा राम मोहन राय को ही बंगाल में पुनर्जागरण का जनक मानते हैं। वर्ष 2004 में बंगाल की सर्वकालिक महानतम हस्तियों के चयन के लिए बीबीसी द्वारा कराए गए एक जनमत संग्रह में राजा राम मोहन राय को 10वां स्थान मिला था। समाचार कक्ष से रवि कुमार के साथ कुमार राधारमन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हॉकी इंडिया को एटिन्ने ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के 47वें सम्मेलन के वर्चुअल कार्यक्रम में हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को मानद पुरस्कार दिए गए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम ने भारत में हॉकी इंडिया के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रति आभार व्यक्त किया। इस पुरस्कार का नाम एटिन्ने ग्लिच के नाम पर रखा गया है, जो 1966 से 1984 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के सचिव रहे थे। इसके बाद वे संघ के अध्यक्ष बने और 1996 तक इस पद पर रहे। लद्दाख में कृषि वानिकी काफी लोकप्रिय है। पिछले 7 वर्षों से पूर्वी लद्दाख के जांगतांग में बसंत ऋतु के समय व्यापक पौधरोपण किया जाता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों से कृषि वानिकी में काफी सहायता मिलती है। आकाशवाणी लेह अगले माह अपनी सेवा के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। चांगतांग में कृषि वानिकी एक नई अपेक्षित क्षेत्र है। लद्दाख के ठंडी और ऊंचे वाले क्षेत्र में अत्यधिक कठोर मौसम के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। हालांकि भूमि या जल स्रोतों की कोई कमी नहीं है। वृक्षारोपण के लिए इन 2 पूर्व स्थितियों के साथ चांगतांग के लोग कृषि वानिकी विकसित करने के लिए उच्च ऊंचाई और कठोर जलवायु परिवर्तन की सभी बाधाओं को हरा रहे हैं। दुर्बुक ब्लॉक में 12 मार्च को एक ही दिन में 2000 पौधे लगाए और पृथ्वी दिवस सप्ताह में 20,000 पौधे लगाए। इस ठंडे रेगिस्तान में स्थायी आजीविका का बनाने और वनस्पति बढ़ाने के उद्देश्य से सफल प्रयोग के बाद सीबकतान का वृक्षारोपण भी शुरू हुआ। चांगतांग से यांगचन डोलमे के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्रा। हिंदी फिल्मों की जानी-मानी संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का नागपुर में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की एजेंट विनोद थी। इस जोड़ी के संगीतकार राम उर्फ सुरेंद्र हेनरी का निधन 1976 में ही हो गया था। इसके बावजूद लक्ष्मण ने राम लक्ष्मण के नाम से ही फिल्मों में संगीत देना जारी रखा। हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों के लिए लक्ष्मण ने लगभग 75 फिल्मों में संगीत दिया। उन्हें दादा कौनके की मराठी फिल्मों में अपार लोकप्रियता मिली। उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में भी संगीत दिया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर सहित कई जानी मानी हस्तियों ने लक्ष्मण के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आकाशवाणी की ओर से लक्ष्मण को श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में लगातार 9वें दिन कोविड से रोजाना ठीक होने वालों की संख्या की तुलना में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या कम रही। संक्रमण से ठीक होने की दर 87.76% पर पहुंची। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,57,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि।
केंद्र ने ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 23,680 वायल्स उपलब्ध कराई। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने कोविड मरीजों में एंटीबॉडी का सटीक अनुमान लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट एलिजा विकसित किया। सरकार ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन में वृद्धि के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खतरनाक माल की ढुलाई के लिए प्रशिक्षित चालकों का पूल बनाने को कहा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस तमिलनाडु के जोलारपेट्टई से 120 टन चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर बेंगलुरु पहुंची। ट्रेन में चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं। ओडिशा सरकार ने चक्रवात यास को देखते हुए सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।